तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो उसका नाम है, जो आपकी केमिस्ट्री के सेकंड यूनिट का चैप्टर 1 है, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम इसको वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे में। पहली वीडियो होगी जो मेरी 1 घंटे की होगी। कोशिश करूंगा कि आज पूरा तो नहीं, पर आधे से ज़्यादा चैप्टर में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे सर? तो बेटा हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने हमारी डिस्कवरी कर दी। आज मेरा ना ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने का मन था, तो इसलिए मैंने ना ऐसे बैठा हूँ चेयर पे, वरना तो मैं खड़ा होकर पढ़ाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। बाकी आप वीडियोस देख सकते हो मेरी। ठीक है, तो इन्होंने हमारा डिस्कवरी की। वो कैसे की डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भाई कैसे कर ली? तो इन्होंने पता क्या यूज किया? इन्होंने कैथोड रेस का यूज किया। कैथोड रेस। ठीक है, तो क्या है कैथोड रेस आप बताता हूँ। ये देखो, ये एक है ना, ये ट्यूब है। ठीक है, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। इन्होंने पता क्या किया? यहाँ पे एक वैक्यूम पंप जोड़ा कि सारा वैक्यूम खिंच जाए बाहर, वैक्यूम ये निकाल दे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड जोड़े। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जोड़ा यहाँ पे, और दूसरा इन्होंने इलेक्ट्रोड यहाँ पे जोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने प्लस के साथ कर दिया। ये हम मान लेते हैं ये माइनस के साथ अटैच कर दिया। ये माइनस है, तो ये कैथोड है। ये पॉजिटिव है, ये नोड है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये इन्होंने एक हैवी सप्लाई के साथ जोड़ दिया। तो इन्होंने सप्लाई बहुत हैवी दी। ठीक है, इन्होंने हाई वोल्टेज पे करा, वोल्टेज हाई थी, तो पावर सप्लाई हाई दी इन्होंने। ठीक है, और वो पावर सप्लाई कितने दी? अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट के करीब। इतनी ज्यादा इन्होंने वोल्टेज दी। ठीक है, तो पता क्या हुआ? यहाँ इसके पीछे ना इन्होंने पता है एक बॉल लगा रखी थी। किसकी बॉल थी ये थी Zn की बॉल, ZnS की, जिंक सल्फाइड की बॉल। ठीक है, तो पता है क्या होता है? अगर इस पे कोई एटम जाके स्ट्राइक करता है ना, तो ये ग्लो होना शुरू होती है। तो एक ग्लोइंग बॉल बन गई। पता क्या हुआ? जब इन्होंने ऑन किया, हाई वोल्टेज दी और प्रेशर बहुत कम दिया। यहाँ से इन्होंने सारा प्रेशर निकाल लिया, तो इन्होंने प्रेशर कितना दिया? बहुत ज्यादा कम दिया, 0.001 mm का प्रेशर दिया। बहुत कम प्रेशर होता है, ये सारा प्रेशर ही निकाल दिया इन्होंने। तो पता क्या हुआ? यहाँ से ना रेस गई सीधी 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 गई, बिल्कुल बिल्कुल सीधी रेस गई। तो यहाँ जब टकराई ना पीछे, ये पता क्या फ्लोरेंस की बोल है। तो इन्होंने पता क्या प्रोड्यूस किया? फ्लोरेंस प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये किसकी बोल थी? Zn की बोल थी। इन्होंने फ्लोरेंस प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब उसके बाद ये ग्रीनिश येलो थी, ग्रीनिश येलो वो थी। ठीक, अब बस यही था। यहाँ से हमारे पास ये, ठीक है, तो ये क्या थी? ये कैथोड रेस थी, कैथोड रेस गई। ठीक है, इन्होंने सप्लाई दी, जो कहते हैं रेस थी, वो बिल्कुल सीधी सीधी गई, ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी गई। और वहां जाके इस एनोड के पीछे जो फ्लोरेंस की बॉल थी, वो ग्लो करनी शुरू हो गई। किस कलर में? ग्रीनिश येलो। ठीक है, प्रेशर का सप्लाई, प्रेशर थी वो बहुत कम दी, पावर सप्लाई बहुत ज्यादा दी। तो ये जो था, ये कैथोड रेस से। ठीक है, अब उन्होंने इससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की है वो बताते हैं। जे थॉमसन ने कहा कि, जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो जे थॉमसन ने कहा कि जो
जेम्स थॉमसन ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद उन्होंने पता क्या किया, जो इलेक्ट्रोड जोड़े थे ना, एनोड और कैथोड, उनको चेंज करा, उनका मटेरियल चेंज किया। मतलब अगर उन्होंने सिल्वर लिए थे तो अब उन्होंने कोई और मेटल ले लिया। और फिर जो उन्होंने गैस अंदर से निकाली थी ना, गैस की वो चेंज की। पहले अगर बीच में ऑक्सीजन थी तो हाइड्रोजन कर दी, ऐसे ऐसे चेंज कर दी, गैस चेंज कर दी। बट जो कैथोड रेस थी ना, वो चेंज नहीं हुई, वो उनमें कोई चेंज नहीं आया। कैथोड रेस जैसे स्टेट जा रही थी, जैसे थी, जैसे उसका वे वो नेचर था, प्रॉपर्टीज थी, वो सब सेम रही। तो इनसे उन्हें पता लग गया कि जो कैथोड रेस है ना, कैथोड रेस जो है ना, वो क्या है, फंडामेंटल है, चेंज नहीं होती। क्या है, फंडामेंटल। और ये जो है एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है। कैथोड रेस जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बनके बनी है, स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी है, जिनका नाम इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि कैथोड रेस फंडामेंटल थी, उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, मटेरियल चेंज करा, गैस का भी उन्होंने मटेरियल चेंज किया, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के भी मटेरियल चेंज किए। बट कोई वहाँ पे कैथोड रेस में कोई मतलब खास उन्होंने चेंज नहीं दिखा। तो उन्होंने कह दिया फंडामेंटल है, और ये बड़े स्मॉल पार्टिकल से बन के मिली है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब उसके बाद अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एक दो। इनके प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है या रेस है। ठीक है, ये और क्या है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड पे डिफ्लेक्ट करती है। जब मैग्नेटिक फील्ड में इनको भेजा गया तो ये डिफ्लेक्ट करी मैग्नेटिक फील्ड्स में ये जो रेस थी ना, कैथोड रेस, जिसको मैं CR लिख रहा हूँ, ये डिफ्लेक्ट करेगी, ये डिफ्लेक्ट होगी। और जब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में ये कैथोड रेस पता है कहाँ डाइवेट अट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स, कहाँ पे, सारे बच्चे बताएंगे कहाँ पे डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। भैया अपोजिट पोल्स पे होती है ना, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट पे जाएगी, तो ये पॉजिटिव प्लेट में अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव प्लेट में अट्रैक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 3 पढ़ लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने दे प्रोड्यूस फ्लोरेंस जो मैंने आपको पढ़ाया, ग्लोइंग बॉल थी। फिर उसके बाद ये एक्स रेस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये छोटे मोटे से कोई भी 3-4 याद कर लो, वो होता है। ठीक है, वैसे और भी है, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद ऐसे और भी बहुत है, आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 करा दी, बहुत आपके लिए, याद इतने कर लेना। ठीक है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल चीजें थी जो जे थॉमसन ने वो डिस्कवर की। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपने पूछ सकता है, आपका इन्होंने पता क्या किया था, इन्होंने चार्ज अपॉन मास का रेशो निकाल लिया था, मास का रेशो निकाल लिया था। इन्होंने चार्ज अपॉन मास का रेशो निकाल लिया था, किसके चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो निकाल लिया था। और इन्होंने रेशो क्या दिया था भाई, सब बताएंगे। इन्होंने रेशो दिया था 1.75 × 10⁻11
11 तब लिखना है जब आप किलोग्राम में लिखेंगे, कूलम किलोग्राम -1, और यहाँ पे 8 कर देना, 1.75 इंटू 10 की पावर 8 जब आपने ग्राम लिखना हो, ग्राम -1। ठीक है, सबको समझ आ गई, ये लिख लेना। ठीक है, इन्होंने चार्ज अपॉन मास का रेशियो बताया। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि कैथोड रेस चेंज नहीं हुई थी जब इलेक्ट्रोड चेंज किया था, गैस चेंज की थी, वैसे ही जब हमने इलेक्ट्रॉन और गैस चेंज की तो इन चार्ज पर मास रेशियो में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। उसके बाद क्या आता है, मिल्किन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ये मिल्किन ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट क्या है भाई, पता है क्या किया था इन्होंने? कुछ नहीं किया था इन्होंने, पता है जो जे थॉमसन थे उन्होंने चार्ज पर मास रेशियो निकाल दिया था। अब उसके बाद इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने चार्ज बता दिया, उसका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया, इन्होंने चार्ज का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सबको पता है, तो नॉर्मल सी बात है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, सबको पता है, ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस है ध्यान रखना, सबसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद अगर हमें चार्ज पता लग गया, चार्ज अपॉन मास का रेशियो बता ही चुके थे, तो हम मास तो निकाल ही सकते हैं। तो हमारे पास मास निकल के क्या है भाई, ये याद कर लेना, 9.1 इंटू 10 की पावर 20 कितना था, 31 ग्राम। ठीक है, 31 ग्राम। ठीक है, तो ये याद कर लेना। अगर आपने ग्राम में निकालना है तो 3 माइनस, यानी 3 को माइनस कर देना, इसमें 3 माइनस कर देना, तो आपके पास 28 आ जाएगा। तो अगर ग्राम में लिखना है तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, तो ये सब, ये बस ये चीज बताई थी और कुछ नहीं बताया मिल्किन ने। ठीक है, अभी तक आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन का काम खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम प्रोटॉन पे। ठीक है, अब प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी प्रोटॉन की डिस्कवरी। कैसे की? जैसे कैथोड रे से की थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनोड रेस से या हम इसे कैनाल रेस भी बोलते हैं। बट इसकी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जैसे वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो चेंज नहीं हो रहे थे, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। इसका मतलब जो क्या कहते हैं, जो कि प्रोटॉन है वो इससे तो बना है, मतलब जो कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कैथोड रेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर फंडामेंटल विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। बट ये जो प्रोटॉन्स है ये उनसे नहीं बने। प्रोटॉन्स क्या हैं? प्रोटॉन्स पता है क्या है? प्रोटॉन एक गैसियस आयन है। प्रोटॉन इज गैसियस आयन। ये भी आपको समझ नहीं आएगा, आपको अभी समझाता हूँ। पहले सबसे पहले हम वो बता देते हैं आपको, जैसे वहाँ उस टाइम में बहुत सारे ना, जैसे नवे जैसे जे थॉमसन ने पहली बार इलेक्ट्रॉन को वो करा, तो बहुत सारे लोग ना, मिल्किन ने भी वो भी करा, ट्यूब का एक्सपेरिमेंट अपना करा। फिर बहुत लोग ना ट्यूब से कुछ ना कुछ करना चाहते थे कि भाई जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बना दिया है, डिस्कवर कर दिया, तो हम कुछ ना कुछ ट्यूब इधर उधर करके चेंजेस वगैरह करके वो बना दे, कुछ ना कुछ डिस्कवर कर दे बस। तो पता क्या गया, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने कैसे की? ये सेम ट्यूब ली, ठीक है, पहली बार उसमें चेंजेस कर दिए, चेंजेस नोट कर लो, 2 चेंजेस किए भाई। एक तो उसमें प्रेशर जो था ना वो बहुत ज़्यादा कम नहीं रखा, नॉर्मल मतलब कंपेरेटिवली टू, जैसे
जे थॉमसन ने बहुत कम रखा था, तो इन्होंने इतना कम नहीं रखा, इन्होंने 0.1 mm रख दिया था, उन्होंने 0.001 रखा था, बहुत कम कर दिया। तो या इसको आप 10⁻⁻1 भी लिख सकते हो, बुक में ये भी लिखा होगा, एक ही बात है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, और इन्होंने परफोरेटेड अच्छे से लिखते हैं, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का यूज किया था। इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड्स वो कह रहे थे ना, चेंज करके देखा तो कैथोड रेस रिमेन सेम रही, वैसे इन्होंने परफोरेटेड इलेक्ट्रोड्स लिए, चेंज करा और प्रेशर भी चेंज कर दिया। तो क्या हुआ, ये सेम करा उन्होंने, यहाँ पे वो लगाया, एक माइनस मान लो, कैथोड मान लो, यहाँ पे भी इन्होंने करा, एक लगाया, इसको आप प्लस मान लो, अब इसको एक सप्लाई भी दी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सप्लाई दी, यहाँ पे प्रेशर वाला पंप लगाया कि प्रेशर बाहर आ जाए, ठीक है, ये वैक्यूम पंप हो गया, ठीक है, ये सब करा उन्होंने। अब उसके बाद ये तो था ना इलेक्ट्रोड इन्होंने ऐसा रखा, आप मान लो यहाँ पे ऐसे नहीं है, ऐसे रखा हुआ है, मतलब स्पेस है बीच में जाने की। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि आप मान लो कि ये गैप थोड़ा सा रखा हुआ है, गैप है कि बीच में से जा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस बार क्या करा, इसके फ्लोरेंस की ना जो वॉल थी ना, वो इसके पीछे रखी, कैथोड की, पहले पिछली बार उसके नीचे पीछे थी, इस बार इसके नीचे रखी। ये क्या है, ZnS की फ्लोरेंस की वॉल है, ठीक है, फ्लोरेंस की वॉल है ZnS की, ठीक है। उसके बाद क्या देखा इन्होंने देखा कि अब इस बार यहाँ से तो जा ही थी, पर कम जा रही, क्योंकि देखो ना इतने से इलेक्ट्रोड, देखो पहले पिछली बार इतने बड़े थे, है ना, इतने बड़े इलेक्ट्रोड से ऐसे करके पिछली बार। अब इस बार क्या है कि ऐसे से बहुत कम रह गया ना, कम रह गया ना, दोबारा से बनाते अच्छी तरह, देखो कम रह गया। तो इलेक्ट्रोड जो जाएंगे कम, बट जो एनोड है वो बहुत ज्यादा आएंगे कंपैरेटिवली इसके। तो क्या हुआ, यहाँ से लाइंस आना स्टार्ट हुई, रेस आना स्टार्ट हुई, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट आई, वैसी सेम प्रॉपर्टीज है बट डिफरेंस है। तो ये क्या थी, ये कलर्ड वेव थी, ये कलर्ड वेव नहीं, सॉरी रेस थी, वो कलर्ड नहीं थी, ये कलर्ड थी, वो दिख नहीं रही थी, बट वो फ्लोरेंस की वॉल पे जब शाइन मारी थी तब उन्हें पता लगा था। और ये कलर्ड वेव थी, ये दिख भी रही थी। तो कलर्ड वेव है तो हम इसे कैनाल रेस भी बोलते हैं। बस ये था। अब आपको बताते हो गैसेस आयन का क्या बोलना चाह रहा था मैं। गैसेस आयन से मेरा क्या मतलब था। गैसेस आयन का ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिफरेंस क्या है, पता है क्या हुआ, मान लो वो ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे हमारे पास एनोड मान लो पूरा अच्छे वाला, ठीक है। तो पता क्या हुआ, इसके अंदर जो गैस थी ना, गैसेस, भाई इन्होंने प्रेशर इतना कम नहीं किया था। मैं मानता हूँ जे थॉमसन ने किया था, बहुत कम कर दिया था, पर गैस तो फिर भी थी ना। प्रेशर वैक्यूम तो कम, मतलब वैक्यूम था बट गैस भी थी थोड़ी सी। तो इसमें अगर प्रेशर बिल्कुल थोड़ा सा कम करा तो इसमें गैस थोड़ी तो होगी ना। तो पता क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने सप्लाई दी तो एक गैसेस आयन टूट गया, ठीक है। ये माइनस में ब्रेक हो गया, एक प्लस में ब्रेक हो गया, एक माइनस में ब्रेक हो गया, एक प्लस में ब्रेक हो गया, ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। बट ये तो कम थे ना, तो माइनस वाले कम थे कंपैरेटिवली, और ओ वाले ना प्लस वाले ज्यादा थे। तो ये जो टूटा ना, तो ये था गैसियस आयन। आप पता क्या हुआ कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो जो था ना, वो डिपेंड करने लग गया। किस पे करने लग गया, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करने लग गया। क्या, चार्ज अपॉन मास रेशियो। और प्रोटॉन्स भी कैथोड रेस पे डिपेंड करने लगी, किस पे, नेचर ऑफ गैस पे।
ये मतलब था गैसेस आयन का, क्योंकि गैस में से आयन निकलने लग गए। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। चलो, प्रॉपर्टीज यार बहुत इजी मेरे को लगती हैं। स्ट्रेट लाइन में चलते थे, उसके बाद ये पॉजिटिवली चार्ज थे, वो नेगेटिवली चार्ज थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या 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 ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में वो कहाँ डेविएट अट्रैक्ट कहाँ होते थे, वो होते थे पॉजिटिव में। तो ये प्लस, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में, नेगेटिव प्लेट में होंगे। तो ये नेगेटिव प्लेट में होते थे, ठीक है। साथ साथ नोट करते चलता, मेरे राइटिंग समझ नहीं आ रही तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या मैग्नेटिक फील्ड में ये भी डिफ्लेक्ट होते थे। मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या होते थे, डिफ्लेक्ट होते थे, ये भी होते थे और वो भी होते थे। ठीक है, उसके बाद क्या, बस यही बहुत है, 3-4 वैसे बहुत, क्योंकि चैप्टर में बहुत कुछ याद करने वाले, क्या याद करोगे तो थोड़ा थोड़ा करके लेवल अप करते जाएंगे अपना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आपको मैंने सब पढ़ा दिया, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ा दी, फिर उसके बाद when charge and mass ratio is highest। हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि चार्ज अपॉन मास का रेशो हाईएस्ट कब होगा, जब पता हम लाइटेस्ट गैस लेंगे, लाइटेस्ट गैस जिसके पास एक प्रोटॉन होगा या दो प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये किसके पास होता है, ये होता है हीलियम के पास। तो जब हम सॉरी तो हाईएस्ट कब होगा, जब हम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन लेंगे। तो 1 प्रोटॉन हो गया और उसके पास 1 न्यूट्रॉन हो गया। तो ये किसके पास होते हैं, हाइड्रोजन के पास होते हैं, ये लाइटेस्ट गैस भी होती है। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे तो चार्ज अपॉन मास रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम मास कम लेंगे ना, मास कम है, हाइड्रोजन का मास कम है, लाइटेस्ट है तो मास कम है, तो अगर मास कम हो जाएगा तो चार्ज तो सेम ही रहता है सबके लिए, तो ऑटोमेटिकली रेशियो बढ़ जाएगा, हाईएस्ट बढ़ जाएगा। अब क्या पढ़ना है सर, अब क्या पढ़ना है, जल्दी जल्दी बता दो सर। अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स। अभी हम हाँ चार्ज पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है एज जो उसका था। ठीक है, क्या था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। उसके बाद इसका मास क्या था सर, इसका मास होता है 1.625 इंटू 10 की पावर -24। ठीक है, ग्राम। ठीक है, इसे प्लस कर लेना जब आपने, सॉरी इसमें इसे प्लस कर लेना, 24 में प्लस करोगे 3 तो 27 आ जाएगी। तो जब -27 होगा तो केजी आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ गई। ठीक है, डन 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 डन। सर आपके पास रजिस्टर पर आप यूज तो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, अब हम पढ़ेंगे मॉडल्स। अब हम सारे मॉडल्स पढ़ेंगे एक बार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जे थॉमसन का मॉडल। सबसे पहले इसका मॉडल कहता गया है, इसने पता क्या कहा था, सबसे फुद्दू मॉडल दिया था इसने। पता क्या कहा था, ये देखो, एटम जो है वो एक स्पेयर ऑफ, एटम इज एन स्पेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड particles in which electrons are embedded।
पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। इसका मतलब क्या है, जो एटम है ये एक पॉजिटिव चार्ज का एक स्फेयर है, हमारी अर्थ भी क्या स्फेयर है, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज का स्फेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, मतलब उसमें पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मान लो इन सब के बीच में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, बीच में इसमें एक आ गया, तो मतलब अ स्फेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ स्फेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, पड़े हुए हैं, ठीक है, ये कहा था इसने, ठीक है। और बिल्कुल सही बात नहीं कही इसने, इसके ये फेल हो गया मॉडल। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, 2 ड्रॉबैक्स याद कर लो। एक तो ये स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम की, एटम स्टेबल नहीं था, ठीक है, ये प्रूव नहीं कर पाया था कि एटम स्टेबल कैसे है, तो ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो प्रूफ नहीं कर पाया था। और एक इम्पॉर्टेंट ये वो नहीं कर पाया था कि हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं, तो इट डिडंट शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हिज मॉडल। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं की थी, बस सिंपल सी बात है। सब कुछ करना लो, डेल्टन एटॉमिक्स, डेल्टन जे थॉमसन का मॉडल खत्म। और इसके मॉडल क्या क्या बोलते हैं, एक हम बोलते हैं वाटर मेलन, और हम प्लम पुडिंग मॉडल। ये जैसे वाटरमेलन है ना, उसके ऊपर आपने बी देखे हो ना काले काले, ये वही कहता है कि जैसे एक मान लो इलेक्ट्रॉन एक एटम एक वाटरमेलन जैसा है, जिसमें जो कि पूरा वो रेड से मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एटम जो है एक वाटरमेलन जैसा है जिसमें सारा जो रेड पोर्शन है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि सिर्फ पड़े हुए हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं हमें पता है। और वैसे ही प्लम पुडिंग, मतलब आप लोग खाते हो ना मफिन जैसे मान लो, जिसके ऊपर ऐसे स्ट्रॉबेरी ऐसे वो कहते हैं स्ट्रॉबेरी मान लो, या टूटी फ्रूट होती है ना, वो लगी होती है, तो वो टूटी फ्रूटी इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सारा हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। बस इतना ही था जे थॉमसन का मॉडल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट मॉडल में, जो कि है रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या कहा था भाई मेरी तो सारी रिवीजन हो रही है, और कि मेरा आजकल टेस्ट भी चल रहे हैं, तो मैं यही चैप्टर पढ़ रहा था, आज रिवाइज कर रहा था, पढ़ चुका था, तो मैं सोचा आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा था इसने, अब रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कहते हैं और एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यार एक मिनट एसी चला लो, बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। ठीक है, एसी भी चला ली है, ठीक है। अब इसके बाद स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो उसने क्या किया था एक्सपेरिमेंट में, ऐसा देखो, ये एक लेड का बॉक्स है, ये एक लेड का बॉक्स है। लेड के बॉक्स में ना वो अल्फा पार्टिकल ना फैलते नहीं, वो रोक के रखता है, दबा के रखता है अल्फा पार्टिकल को, इसलिए लेड का बॉक्स लिया। ये इन्होंने सोर्स ले लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब इसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। तो पता है कि इन्होंने क्या किया, ऐसे इन्होंने शीशा बना लिया ऐसे करके, और ये क्या है, ये फ्लोरेंस की वॉल है, जो कि प्रोटॉन के टाइम पे कैथोड के पीछे लगाई थी, और इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के टाइम पे एनोड के पीछे लगाई थी, वही वॉल है। ये किसकी वॉल है, फ्लोरेंस की वॉल है, किसकी बनी हुई है, ZNS की बनी हुई है, ठीक है।
और बीच में इन्होंने पता क्या लगा दिया, इन्होंने बीच में यहाँ पे लगा दिया गोल्ड फॉइल। ये क्या है? गोल्ड फॉइल। ठीक है, तो यहाँ से हम गए, यहाँ से बहुत सारी रेज निकली ऐसे करके, बहुत सारे रेस गए, लाखों, बहुत सारे रेस गए। पता क्या हुआ? आज से ज्यादा तो 99.9% सीधी होगी, अनडायरेक्टली सीधी चलेगी। और एक दो जो है वो मतलब एक मान लो कहीं जो है मतलब 5 या 6 हजार में से या 1 लाख में से वो डेविएट होगी बाय स्मॉल एंगल्स, मतलब कोई 30 एंगल से, कोई 20 एंगल से डेविएट होगी। ठीक है, और सिर्फ 20,000 में से एक वापिस आ गई। मतलब ऐसे ही 20,000 रेस एक साथ जा रही है, उनमें से सिर्फ एक रे ऐसे गई और वापिस आ गई, कोई डेविएट नहीं, सिर्फ वापस आ गई, रिटर्न बैक होगी। 20,000 में से एक। ठीक है, तो ये नंबर बताया था रदरफोर्ड ने, ये उसका एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग मतलब समझ गए ना, वो फैल गई थी, इसलिए स्कैटर हो गई थी। ठीक है, तो इसके मॉडल में जो था, इसके मॉडल में उसने क्या क्या बोला था, एक्सपेरिमेंट से चीजें उठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या बोला था कि हमने देखा था ना कि जो कहते हैं मोस्ट ऑफ द रेस पासेस अनडेविएटेडली, मतलब वो बिना डेविएट हुए, मतलब अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ ना तो बिना डेविएट हुए ऐसे चल गई, पास होकर चल गई, ऐसे है ना, ऐसे चल गई रे, मतलब बिना टकराए चल गई। मोस्ट ऑफ द मतलब क्या है, 99.9% रेस जो है वो अनडेविएटेडली चलेगी, डेविएटेडली सीधी चलेगी, स्ट्रेट चलेगी। उसके बाद सम जो है कुछ डेविएट हुई बाय स्मॉल एंगल्स, और एक इम्पोर्टेंट बात, वेरी फ्यू उन्होंने नंबर बताया, 1 in 20,000 रिटर्न बैक, मतलब 20,000 में से एक रे वापिस आए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि most part of atom is hollow, मतलब आधे से ज्यादा जो है एटम वो होलो है। most part of electron is hollow। फिर इन्होंने क्या बोला दोबारा, चौथा क्या बोला, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। उसके बाद इन्होंने एक और मतलब एक तो ये चीजें तो उन्होंने बोली, अब दो चीजें तो बता देता हूँ कि अगर आपको 2 नंबर का है ना कि बता दो कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या बोला उसने, तो अभी 2 चीजें लिखाओगे ना मार्क्स पूरे आपके। पहली चीज तो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ये सारा आप लिख दोगे, ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। दूसरा आप लिखना कि size of nucleus is very small as compared to the size of atom। मतलब अगर एटम इतना है तो एटम इतना है तो न्यूक्लियस बस इतना सा ही है, छोटा सा ही है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, बाकी एक दो चीजें और कहीं थी,
कि ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई। फिर उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ मतलब प्रोटॉन भारी तो है बट कुछ ना कुछ एटम में एक और चीज भारी है, या न्यूक्लियस में एक और चीज भारी है, ठीक है। वो न्यूट्रॉन के बारे में कुछ कर मुझे मतलब इशारा दे दिया था उन्होंने, ठीक है। ये सब था। अब इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे भाई, ड्रॉबैक्स और एक तो बस याद ही कर लो कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं कर पा रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं कर पा रहे थे। दूसरा एक मैक्सवेल की ना थ्योरी थी, मैक्सवेल की थ्योरी, बड़े दमदार साइंटिस्ट थे ये भी। इन्होंने बताया, इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल, ठीक है, कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा ना जो कि मूव कर रहा होगा, वो हमेशा लूजेस एनर्जी, वो हमेशा एनर्जी को लूज करेगा और क्या करेगा, एमिट रेडिएशन, मतलब चमकेगा, रेडिएशन को फेंकेगा ऐसे करके। उसके बाद हाँ एक और था, तीसरी थी लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो सारे जानते होंगे, पढ़ा है इन्होंने, सबने पढ़ा भाई, 10th में पढ़ा है। तो 11th में लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है सर, वो बताते हैं आगे जाके, सब कुछ पढ़ेंगे। ये 3 थे भाई सिर्फ। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो ऐसे फिंगर टिप्स पे याद कर लो कि क्या क्या है। बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, सबके फटती है इसको देख के, बट अब इसको फाड़ेंगे ना ऐसा कि मतलब ऐसे निचोड़ करके समझाऊंगा कि क्या क्या आसान से पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, सही है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट में सारा खत्म करा दूं, मतलब हर चीज एक एक लाइन एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगा आपको। सबसे पहले क्या बोला था बोर्स ने, देखो बोर ने ना अभी तक का ना, मतलब अभी तक जो भी जितने भी मॉडल्स आए थे सबसे अच्छा मॉडल इसने दिया था, क्योंकि ये अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने लगभग सबसे, जो मेरे ख्याल से उस टाइम का, जिस टाइम डिस्कवरी हुई थी हर चीज, उस टाइम इन्होंने सबसे बढ़िया मॉडल दिया था। तो इन्होंने 6 मॉडल दिए थे, 6 इन्होंने प्रोस्टेल्यूट्स दिए थे, इनको हम प्रोस्टेल्यूट्स कहते हैं, इन्होंने बताया था हमें कि ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट में क्या कहा था कि एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, एटम के पास एक सेंटर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, सबको पता है, सब एक दो पीछे भी कहा था रेदरफोर्ड ने, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो कोई बात नहीं। अब आते हैं इसी मॉडल में। रेदरफोर्ड का मॉडल इसलिए वो ब्रेक डाउन हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि उसने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, उसने मैक्सवेल की थ्योरी को मतलब वो प्रूफ नहीं कर पाया था कि मैक्सवेल की थ्योरी थी कि अगर कोई भी एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल है तो वो हमेशा लूज करेगा एनर्जी को और एमिट करेगा रेडिएशन को, तो वो प्रूफ नहीं कर पाया था। ये इसने प्रूफ कर दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने वो प्रूफ करके दिखा दिया। पता है क्या किया इसने बोला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स with fixed energy and velocity। कोई प्रूव नहीं कर पा रहा था कि
इलेक्ट्रॉन कैसे वो हो रहे हैं कि कोई प्रूव नहीं कर पा रहा था कि मैक्सवेल की थ्योरी सही कैसे करे। बॉक्स ने करके दिखा दिया। बॉक्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे और किसके साथ, फिक्स्ड एनर्जी के साथ, कि वो लूज ही नहीं करेंगे। बट उन्होंने ऐसा नहीं कि मैक्सवेल की थ्योरी को कहते हैं वो गलत साबित कर दिया, नहीं, उन्होंने कंडीशन दी। कंडीशन बताओ क्या है। ये तो सब ये मेन पॉइंट है, ये याद कर लेना, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। अब उन्होंने कंडीशन क्या दी भाई, ऐसे थोड़ा ना कोई भी आके कहेगा भाई फिक्स ऑर्बिट में और फिक्स एनर्जी में रहते हो सब मान लेंगे, ऐसे थोड़ा ना। उन्होंने रीजंस दिए यार, रीजन कंडीशंस बताई। कंडीशन पता क्या थी उनकी, कंडीशन को पता क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कंडीशन, कंडीशन कंडीशन कंडीशन। अब कंडीशन पता क्या है, electron revolve only on those circular orbit for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। हिल गया दिमाग, हिल गया। हम बताते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन revolve only in those orbit for those circular orbit for which the angular momentum, भैया हमने मोमेंटम तो पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम पता क्या होता है, जैसे एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे एल के ऊपर ऐसे एरो करना, ये हम इसको रेडियस मानते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एम वी। एम वी क्या है, मोमेंटम है, सिंपल मोमेंटम है, पीछे डिनोट करते हैं इसको। तो पता देखो हमने एंगुलर मोमेंटम क्यों लिया, ये एक एटम है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है, ठीक है, ये रेडियस है, ये उन्होंने चेंज करा ना, एंगल कोई बनाया, तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अगर यहाँ से कर रहा है तो 90 डिग्री, यहाँ पे आया तो यहाँ से 90 डिग्री, ऐसे करके इसने एंगल बनाया, तो हमने एंगुलर मोमेंटम दिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का एम वी आर, ठीक है, और आर क्या है, रेडियस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम समझ आ गया क्या है, बहुत आसान था, ठीक है, हम ऐसे परेशान हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या, electrons revolve only on those circular orbits for which the angular momentum is integral multiple of, इंटीग्रल सर, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, किसका, h by 2 pi। सर ये क्या है भाई, ये याद कर लो बस, h by 2 pi, बाकी सब पढ़ देगा। इंटीग्रल मतलब जो h होगा ना वो कभी भी ऐसे नहीं होगा h by, मतलब वो कभी भी कहते हैं फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, वो या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 4 5 6 7, मतलब मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में कभी नहीं जाएगा, इंटीजर रहेगा 1 2 3, मतलब 2h 3h 4h 5h, मतलब इसका मतलब इंटीग्रल मतलब angular momentum for which the integral multiple is h upon 2 pi, मतलब mvr is equal to h by 2 pi is equal to the integral multiple of h by 2 pi। तो h by 2 pi के साथ हमें n लिख देते हैं। n क्यों लिखा भाई, n जो है वो शेल को डिनोट करता है, अगर वो शेल 1 पे है तो h by 2 pi लिखेगा, अगर n की वैल्यू 2 है तो वो 2h by 2 pi लिखेगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो 3h by 2 pi लिखेगा, और शेल कभी भी फ्रैक्शन में तो होता ही नहीं, तो सबको पता है, तो बस मान लो, तो ये इक्वेशन लिख लो mvr is equal to nh by 2 pi, ये इक्वेशन 1 लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये सारा नोट कर लो। अब उसके बाद इसकी तीसरी क्या है, सर हमें समझ आ गया क्या कहा आपने,
बिल्कुल समझ आ गया अच्छी तरह। अब आगे बताओ क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। वो अभी ये अब आगे इसका एक और दो। पहला क्या था, एटम एज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स ऑर्बिट विद अ फिक्स एनर्जी एंड वेलोसिटी। तीसरा क्या है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोस सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, सबको समझ आ गया? तीन याद फटाफट करो मेरे साथ, कर लिए ना तीन याद। अब हम करेंगे चौथा। चौथा 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 क्या है, when electron is revolving, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, then the electrostatic force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सर, तो मान लो ये दो, मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है भाई। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। जो फोर्स होती है ना दो चार्जेस के बीच में, इन दोनों के बीच में तो फोर्स होगी, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगी उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, when electron is revolving, the electrostatic force between the nucleus and electron provides us क्या, centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या सर, मान लो ये मैं ये मान लो ये आपने वो झूला देखा है, वो व्हील सा घूमता रहता है। अब फेयर में जाते हो ना तो इतना बड़ा झूला नहीं होता, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ मैं, पता नहीं व्हील सा कुछ ऐसा नाम है, घूमता है। अगर हम उसमें बैठते हैं तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे ये झूला है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो ये देखो मैं ये बैठा हूँ, तो मैं जो इसकी तरफ फोर्स लगाऊंगा ना सेंटर ऑफ द व्हील के, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जो मैं झूले के सेंटर पे फोर्स लगाऊंगा ना वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सॉरी जो मैं झूले की तरफ फोर्स लगाऊंगा वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। जवान नहीं चली जा रही। ठीक है भाई, समझ आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया, डन 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 डन। अब उसके बाद सर हमारे पास चार हो गए, चौथा भी आ गया। मैं इसको मतलब सर समझा दूँ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब देखो अब आते हैं मतलब जिससे बच्चे डरते हैं करने पे, जिनको समझ नहीं आता सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है वो है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्लियर दिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, अगर कोई पूछ ले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो भाई कैसे निकालोगे। इसका एक फॉर्मूला पता क्या है, 1/, ध्यान से सुनना और भागना मत, 1/4 पाई। अब एक वर्ड में लिखे जा रहा हूँ, कई बच्चों ने पहली बार सुना, एप्सिलॉन नॉट, ई के सामने जीरो लगा दो, एप्सिलॉन नॉट, भागना नहीं, मेरी बात सुनो, मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R²। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई Q1 Q2 अपॉन R²। R रेडियस है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये पाई तो सबको पता है कांस्टेंट होती है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप Q1 और Q2 को पता है क्या लिख सकते हो, Q1 और Q2 को
ई मतलब चार्ज, जेड ई भी लिख सकते हो। ये होता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के। ये प्रोटॉन का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो इसको आप लिख सकते हो ई जेड ई, या आप लिख सकते हो जेड ई स्क्वायर। ई और ई तो सेम ही है ना, जेड ई स्क्वायर, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, और वो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है दोनों का। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो पूछ ले भाई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का पूछ ले तो क्या करोगे? जल्दी बढ़ जाओगे। सेंट्रीपिटल फोर्स पता है क्या होगी? मैं कहता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है सर? mv²/r, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और अभी आपको मैंने बताया m मास, v वेलोसिटी, r, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। आप इन दोनों को कंपेयर करो भाई। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेम ही हुई ना, इक्वल हुई। तो इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है भाई, सबको समझ आना चाहिए ये बात। कोई बस ये दोनों याद, एक दो बार लिखो, उसके बाद याद नहीं, मेरा नाम बोल देना। ठीक है, ये चीज करनी। अब सर 4 हो गए। 4 के हुए? एटम एज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ऑन दो ओनली फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड वेलोसिटी। तीसरा, क्वांटाइजेशन कंडीशन। उसकी क्या कंडीशन है? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ऑन ओनली दोस circular orbits for which the angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। चौथा क्या भाई? चौथा भी बताया यार। When electron is revolving, the electrostatic force between the nucleus and the electron at nucleus is क्या provides क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपल बात है। तो अब ठीक है, आपको सब कुछ बता दिया मैंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ZE²/r² इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, समझ आएगा। चलो ठीक है, 4 हो गए भैया, 4 हो गए। 5वां क्या है सर? 5वां क्या है? 5वां ले लो। When electron is revolving, it neither loses energy nor gains energy. It neither gains nor loses energy। ना वो गेन करता है, ना वो लूज करता है, क्योंकि उसके पास फिक्स एनर्जी है भाई। ठीक है, ये इसका 5वां था। और मतलब एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ठीक है, और बोर साहब ने एक ऑर्बिट्स का एक नया नाम दे दिया भाई, इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने बोला स्टेशनरी, क्या बोला? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। इन्होंने बोला स्टेशनरी एनर्जी लेवल, मतलब ऐसे एनर्जी लेवल जो सेम रहेंगे। मतलब अगर के है ना, के शेल है तो उसकी फिक्स एनर्जी होगी, एल जो है उसकी फिक्स एनर्जी होगी। ठीक है, ऐसे ओके। फिर डन हो गया सर। अब आगे बढ़ाइए। आगे क्या है? छठा। अब पता क्या हुआ? उसने सेकंड में बोला था कि फिक्स्ड ऑर्बिट, उसने फिर थर्ड में बता दिया, कंडीशन बता दी कि जब एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो अब उसने अभी बताया कि वो ना
इलेक्ट्रॉन जो है वो ना लूज करेगा ना गेन करेगा एनर्जी, बट वो छठे में ही चेंज कर देता है। वो कहता है इन फ्यू कंडीशंस, in few conditions the electron can gain energy and loses energy। मतलब अगले में उसने बोल दिया, पहले में बोला था कि वो ना गेन करेगा ना लूज करेगा, सेकंड में उसने बोल दिया वो लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, बट इन कंडीशन, इन सम कंडीशन। अब कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अब आगे जाकर बहुत काम आने वाली है आपके। कंडीशन है इफ गेन्स अगर वो गेन कर लेता है तो वो जंप कर जाएगा इन हायर एनर्जी लेवल। मतलब अगर वो के शेल पे है, अगर उसने एनर्जी गेन कर ली, वो एल शेल पे चल जाएगा, एल के एल, मतलब के जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी लेवल है, तो वो बड़े पे चल जाएगा उससे। अगर वो एल पे है, उसने फिर एनर्जी गेन कर ली, तो वो अगले पे चल जाएगा, एम पे चल जाएगा, एम पे है तो एन पे चल गया, ऐसे पी क्या वो सब पे, फिर वो इन्फिनिटी पे जा सकता है एनर्जी गेन कर करके भी। बट अगर वो लूज करता है, अगर वो एन पे है या एल पे है, अगर वो लूज करता है एनर्जी तो वो के पे आ जाएगा, ठीक है। अगर वो गेन करता है तो क्या होता है, वो इसका नाम है जंप। वो एक तो जंप कर देता है इनटू हायर, जंप्स इनटू हाई एनर्जी लेवल, और दूसरा इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, EXCILATION, ठीक है। और जब वो लूज करेगा तो इन इफ लूजेस तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो वापस आ जाएगा, मतलब एल पे था तो एम पे आ जाएगा। ओके डन 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 डन। बट भाई एक बात बताऊं, वो उतनी ही एनर्जी, मतलब देखो एटम जो है, अगर उसने एक से दूसरे शेल पे जाना है, अगर वो देखो, अगर जैसे ये है ना, मान लो ये के शेल है और ये एल शेल, एल शेल है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर उसने एनर्जी वो कहते हैं गेन करनी है, ठीक है, और उसने इधर जाना है, ठीक है, तो वो उतनी ही फिक्स्ड एनर्जी ही ले सकता है जो कि उसे दूसरे शेल में मतलब दूसरे शेल में जाने में मदद करेगी। इसका मतलब है कि हर एक, अगर के शेल है तो इसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है, अगर एल शेल है तो इसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है, अगर एम शेल है तो उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी है। मतलब अगर इसकी एनर्जी यहाँ पे 10 जूल है और इसकी 20 जूल है, वैसे है नहीं, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अगर इसकी 10 जूल है और इसकी 20 जूल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 10 जूल में बैठा है तो वो गेन कितने करेगा, 10 जूल, कि वो 20 पे जा सके। वो ना तो 15, ना तो 16, ना तो 19.5 जूल नहीं करेगा, वो सिर्फ 20 कर सकता है अपर में जाने के लिए। वो ना 15 जूल करके, 15 जूल अगर कर भी तो कहाँ जाएगा, बीच में तो कोई शेल ही नहीं है, जा ही नहीं सकता। तो वो फिक्स्ड एनर्जी कहते हैं एब्जॉर्ब करेगा या लूज करेगा। अगर वो वाइस वर्सा भी है, अगर वो एल में बैठा है, अगर वो 10-20 में बैठा है, अगर उसने 10 पे जाना है तो 10 ही लूज करनी पड़ेगी उसको, कि उसने 10 पे पहुंचना है। तो ये नहीं वो 15 है, मतलब अगर वो 5 लूज कर दी तो 15 रहेगा, तो 15 का तो कोई जगह ही नहीं भाई। इसलिए क्या है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और लूज only those energy which are equal to the difference of two energy levels। दो एनर्जी लेवल्स के और एम के डिफरेंस के जो आएगा ना, मतलब 20 - 10, तो 10 ही गेन करेगा, 10 ही लूज करेगा, ठीक है। दिमाग में कुछ बात पड़ी, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना रखेंगे, क्योंकि बॉस के जितने 6 के 6 थे ना, सारे कंप्लीट करा दिए हैं। अब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाय।
सबसे पहले हम उसकी स्टार्ट करेंगे